चलो, तो उसमें देखो लास्ट वाला हम लोगों ने लिक्विड का रिएक्शन लिख लिया था लिक्विड फेज में, होमोजेनियस लिक्विड फेज रिएक्शन। तो आज उसे लिक्विड फेज रिएक्शन का एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है ना। तो नोट डाउन करिए एक प्रॉब्लम, उससे न्यूमेरिकल से एक ही न्यूमेरिकल है जो जेई में ही पूछा हुआ है, वही वाला प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूँ क्लास में, ठीक है ना। वैसा ही न्यूमेरिकल उस पर बनते हैं गैसियस फेज में। तो लिख लेना इसके अंदर, व्हेन 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, when 1 mole of acetic acid, 1 mole of acetic acid reacts with 1 mole of acetic acid reacts with 1 mole of ethanol. When 1 mole of acetic acid reacts with 1 mole of ethanol, it is found that 1 mole of ethanol, it is found that 2/3 of acid, it is found that 2/3 of acid, 2/3 of acid is esterified, 2/3 of acid is esterified। जो भी एसिड लिया उसका कितना 2/3 एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, 2/3 ऑफ एसिड इज एस्टिफाइड। आगे हमें बोल रहा है 2/3 ऑफ एसिड एस्टिफाइड एट इक्विलिब्रियम, कर लिया 2/3 ऑफ एसिड इज एस्टिफाइड एट इक्विलिब्रियम। ठीक, आगे हमें बोला कैलकुलेट मोल्स ऑफ एस्टर फॉर्म्ड, कैलकुलेट मोल्स ऑफ एस्टर फॉर्म्ड व्हेन 146 ग्राम, 120 कर लेना, 146 में 120 कर ले, व्हेन 120 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 120 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड reacts with 120 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड reacts with 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल, 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल, 120 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल, है ना। एंड गिवन रिएक्शन लिख लेना, गिवन रिएक्शन, जो रिएक्शन दी है हमें, गिवन रिएक्शन है अपने पास, किसको किसको, एसिटिक एसिड को लेना है, CH3COOH, एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड इज रिएक्टिंग विथ C2H5OH इथेनॉल के साथ। तो जैसे इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके ये क्या बनाने वाला है हमारे लिए, एस्टर बनेगा। कल ये रिएक्शन लिखा था हमने, तो ये एस्टर बन गया और साथ में वाटर भी बनता है, H2O वाटर भी बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी किस में होती है, पूरी की पूरी लिक्विड फेज में है। समझ में आ रही बात, ये पूरा रिएक्शन हमारा किस में, लिक्विड फेज के अंदर है। तो देखो अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि व्हेन 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ इथेनॉल, एसिटिक एसिड का 1 मोल, ये एसिटिक एसिड का 1 मोल इथेनॉल के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, देन 2/3 ऑफ एसिड इज एस्टिफाइड, मतलब एसिड का जो भी अमाउंट है उसका 2/3 किस में चला जाता है, एस्टर में चला जाता है, ठीक है। तो हमारा सवाल यह है कि अगर हमने 120 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड को 46 ग्राम इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराया तो बताइए कितना एस्टर का अमाउंट बनेगा। तो देखो क्या दिया उसने, जो भी दिया उस चीज को लिख लेते हैं। सबसे पहले उसने मुझे दिया है 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ इथेनॉल। जब 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो स्टार्टिंग में इनके अमाउंट कुछ भी नहीं होंगे। जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा x, और ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी x। यहां तक ठीक है अपना, जो हम लोग सिस्टम से लिख देते वही लिख लिया अपना। अब क्वेश्चन के हिसाब से अब फिर देखो कंडीशंस चेंज किया। अगली बार क्या बोला उसने, 120 ग्राम, क्या दिया है 120 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो क्या 120 ग्राम एसिटिक एसिड को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। मास हो गया 120 डिवाइडेड बाई मोलर मास, कितना आएगा इसका 60, एसिटिक एसिड का कितना आएगा 12, और 12 कितना हो गया 24, 24 और 3 27, और एक ये कितना हो गया 28, और यहां से कितना आएगा 32, तो कितना आएगा 60। मतलब बेसिकली कितने मोल्स दे दिए, 2 मोल्स। 120 ग्राम देने का मतलब कितने मोल्स, 2 मोल्स। और C2H5 के कितने दिए उसने 46 ग्राम, हाँ 22, ये 32 होगा ना, 16 2 जा 32, तो फिर तू कहां से जोड़ा है, तो ये 46 हो गया, 46 ग्राम हो गया इसका मास। और इसका मोलर मास निकालो जरा कितना आएगा, C2H5OH का 24, और 5 कितना 29,
और 30 और 16 कितना हो जाएगा 46। तो इसके भी 1 मोल हो गए है ना, इसको मैंने मास में दे दिया, चाहे तो डायरेक्ट हम मोल्स भी दे सकते थे ना। तो इसके 2 मोल्स दे दिया, दूसरे का 1 मोल दे दिया। अब जब ये कंडीशन देगा तो उस समय भी हमारा एसिटिक एसिड और वाटर का कुछ भी अमाउंट, एस्टर और वाटर का कोई भी अमाउंट बनने वाला नहीं। अगली बार क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे सपोज करो इसका 2 माइनस वाई होगा, तो ये कितना होगा 1 माइनस वाई, तो ये कितना बनेगा y, और ये कितना बनेगा y। हमारा काम है y को पता करना, ठीक है ना। तो अब ये बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या हमने अमाउंट को चेंज कर दिया, रिएक्टेंट का चेंज किया, इधर 1 मोल था, अब कितना कर दिया 2 मोल। तो जब भी अगर रिएक्टेंट का मोल्स अमाउंट चेंज होता है तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम एक नए तरीके से शुरू करनी होती है हमें। जैसे बेसिकली दिस इज द कंडीशन 1, ये कंडीशन 1 के बारे में बात थी, और इसको जो मैंने लिखा है सेकंड, ये क्या है कंडीशन 2। सेकंड कंडीशन के बारे में ये सब दिया हमें इंफॉर्मेशन। तो मुझे बताइए, पहले कंडीशन में बोला था 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ इथेनॉल, 2/3 ऑफ एसिड इज एस्ट्रिफाइड। क्या मतलब है उसका, कि जो भी हमने अमाउंट लिया है एसिटिक एसिड का, उसका 2/3 किस में चला जाता है, एस्टर में। तो इसका मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी क्या हमें, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का 2/3। सही है, यही तो बोला, इक्विलिब्रियम पे 1 का 2/3 क्या हो जाता है, एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर सपोज करो यहाँ 5 मोल्स लिया होता तो क्या हो जाता, 5 का 2/3, 10 ले लेता तो 10 का 2/3। जो भी दिया है अमाउंट उसी का क्या करना है, 2/3 किस में कन्वर्ट करना है, एस्टर में। एसिड का जो भी अमाउंट है इक्विलिब्रियम पे, उसका 2/3 किस में जाता है, एस्टर में। तो इसकी वैल्यू अगर 2/3 है तो इस x की वैल्यू भी तो 2/3 ही होगी। अगर उनकी 2/3 हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 2/3 मतलब कितना 1/3, और ये भी कितना हो जाएगा 1/3। क्या ये ठीक है। हमें अगर सबकी वैल्यूज मिल गई तो क्या हम लोग इस रिएक्शन से कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो कैसे निकाल लेते हैं। के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा 2/3, फिर इसका भी 2/3, बताया था मैंने, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनटू रिएक्टेंट का, तो 1/3 इंटू 1/3। ये सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, सब कट जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा 4। तो केसी की वैल्यू कितनी होगी हमारे लिए 4। अच्छा, क्या अगले रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी कि सेम रहेगी। मैंने लिखवाते समय एक चीज लिखवाया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। क्या बोला था मैंने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन चेंज ओनली एंड ओनली विथ टेम्परेचर, याद है। और मैंने कहा था इस चीज को ध्यान में रखना है क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल मिलेंगे, बुकलेट में भी कई सारे सवाल थे। तो अगर हमने अमाउंट को चेंज किया तो क्या केसी बदलेगा, नहीं, केसी की वैल्यू वही रहनी है, क्योंकि केसी केवल और केवल किससे चेंज हो सकता है, टेम्परेचर से। तो पहले वाले रिएक्शन से जो केसी की वैल्यू आएगी, सेकंड कंडीशन में भी वही केसी की वैल्यू हमारे लिए एप्लीकेबल होगी। तो क्या मैं सेकंड टाइम्स फिर से लगा दूं इक्वेशन, के सी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, बताइए, y इंटू वाई, सही है, y के पावर 1 इंटू वाई के पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई इंटू 2 इंटू 1 माइनस वाई, ठीक है, बोलो ये समझे। और क्या हमें केसी की वैल्यू चेंज होने वाली है, नहीं, एक रिएक्शन की केसी की वैल्यू कभी बदलने वाली नहीं है जब तक कि टेम्परेचर चेंज ना हो। मोल्स चेंज करो, वॉल्यूम चेंज करो, मास चेंज करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केसी कैन ओनली एंड ओनली चेंज बाय टेम्परेचर, केवल एक फैक्टर है जो चेंज करेगा, बाकी कोई इसे चेंज नहीं कर सकता। हाँ, इवन मैं स्टोइचियोमेट्री अगर बदल देता, कोएफिशिएंट बदल दूं तो बदल सकता है। अगर ये स्टोइचियोमेट्री बदल दिया जाए तो पावर बदलेगा ना, तो वैल्यू चेंज हो सकती थी, लेकिन हमने तो सेम उसी रिएक्शन को लिया है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा बताओ, केसी की वैल्यू कितनी रख दूं मैं 4, केसी की वैल्यू कितनी हो गई 4 इज इक्वल टू कितना आ गया वाई स्क्वायर अपॉन कितना, इनको मल्टीप्लाई कर दे दोनों को तो कितना आएगा बताओ 2, ये जाएगा -2y और यहां से -y मतलब -3y, ठीक है, और माइनस माइनस मिलके प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये समझ पाए हम लोग। अब यहां से मुझे y के लिए सॉल्व करना है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है 2 डिग्री का, तो यहां से y के 2 रूट्स निकल सकते हैं ना, तो बस इससे यहाँ सिंप्लीफाई करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 12y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं इधर दिखा देता हूँ, तो फिर देखो इनको जैसे ही करूंगा मैं, y को एक साइड लेकर आते हैं सब, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 8 इज इक्वल टू क्या 0। अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से y के लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो वहां से y की वैल्यू हमारे लिए निकल के आ जाएगी, क्योंकि उस रिएक्शन का फैक्टर नहीं टूटेगा आसानी से, ठीक ना। तो फैक्टर नहीं टूटता है तो क्या करते हैं, श्रीधराचार्य लगा देते हैं हम लोग, बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो उससे सॉल्व हो जाएगा ये।
लेकिन एक आइडिया जरूर मैं दूंगा, यहां से जो भी y की वैल्यू सॉल्व होके आएगी, है ना, उस y की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से छोटी आएगी। क्यों? देखो, क्या ये y जो है, ये y इस 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? इसी एक में से तो कुछ कन्वर्ट होगा जाके, तो क्या ये y की वैल्यू कभी एक से बड़ी हो सकती है? क्या कोई चीज निगेटिव जा सकता है कभी? ये चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन की खास बात क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी कोई भी चीज जीरो नहीं होती। तो ये अगर जीरो नहीं हो सकता तो मतलब y हमेशा एक से थोड़ा सा छोटा ही रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू एक से छोटी आएगी, लेकिन 2/3 से बड़ी भी आएगी। देखो, 2/3 से क्या आएगी? बड़ी। ऐसा क्यों 2/3 से बड़ी क्यों आएगी? क्योंकि देखो, जब एक मोल लिया था तो कितना बनता था? 2/3। एक मोल पे कितना बनता था? 2/3। तो अगर 2 मोल अमाउंट को बढ़ाओगे तो थोड़ा सा भी तो बढ़ेगा। रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप 2 रुपए लेकर जाओ टॉफी खरीदने, तो मान लो एक टॉफी मिली, और 4 रुपए लेकर जाओगे तो 2 मिलने लगेगी ना। तो अगर हमने रिएक्टेंट को अमाउंट को बढ़ाया है तो प्रोडक्ट का अमाउंट भी थोड़ा सा बढ़ेगा ही। तो 2/3, जब एक मोल पे 2/3 बन रहा था, तो 2 मोल पे जाहिर सी बात है 2/3 से थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो 0.67 से ज्यादा होगा और 1 से क्या होगा? छोटा। समझ में आई क्या बात? है ना, वो जीरो बता रहा था, जीरो से तो ज्यादा बनेगा ही ना। कह रहे थे जीरो से ज्यादा होगा, जीरो से ज्यादा तो हमेशा होगा ना, जीरो अमाउंट तो हो नहीं सकता ना, कुछ तो बनेगा ही। तो किससे होगा? 0.67 से लेके 1 के बीच। अगर 4 ऑप्शंस में अपने पास एक ही ऐसा ऑप्शन एप्लीकेबल है तो हम लोग क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? लगा लीजिए इसे, है ना, ये जेई का ही सवाल था। आसान है ना ये? आसान सा सवाल है ये, टफ नहीं है। दो कंडीशन क्यों लिखे मैंने? क्योंकि हमें 2 बार इंफॉर्मेशन दिया है ना। पहले एक इंफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग दिया था, फिर दूसरे इंफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में मोल्स या मास को चेंज करेगा तो प्रॉब्लम नए तरीके से शुरू हो जाएगी। लेकिन केसी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। केसी चेंज होने वाला नहीं है। केसी हो या केपी, है ना, कोई भी हो, उनमें से चेंज होने वाला नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या दी थी? जब एक मोल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? 2/3 ऑफ एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एस्टर। तो पहला वो कंडीशन था। दूसरा हमसे पूछ रहा था कि जब हमारे पास 120 ग्राम ले लें और अल्कोहल का 46 ग्राम ले लें तो कितना बनेगा। तो 2 बार तरीके से पूछा है ना। मैं पहले से इंफॉर्मेशन दे दिया है, दूसरे में हमसे जानना चाहे। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हमें कैसे निकालना है और दूसरे इंफॉर्मेशन में ले जाके रखना था। नीचे नोट बना के लिख लेना इस बात को।
यही है कि अगर किसी रिएक्शन में कभी मोल्स या मास चेंज होगा तो उस रिएक्शन का केसी कभी चेंज होने वाला नहीं है। मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है और प्रॉब्लम एक नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है। तो लिख लेना इस बात को, इफ इन एनी प्रॉब्लम, नोट्स बना के इस बात को लिख लीजिए, इफ इन एनी प्रॉब्लम mass oblique moles, if in any problem mass oblique moles of any substance, if in any problem mass oblique moles of any substance changes, mass oblique moles of any substance changes, then Kc will remain same, Kc will remain same, Kc हो या Kp एक ही बात, ठीक ना, मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc will remain same and problem starts with a new way, problem starts with a न्यू वे, नए तरीके से उसको शुरू करना पड़ता है, प्रॉब्लम स्टार्ट्स विथ ए न्यू वे। मतलब बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रॉब्लम्स, पहला ये हो गया और दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया, समझ पाए। तो लिक्विड फेज वाले अपने रिएक्शंस के क्वेश्चंस जो भी आएंगे बस इसी आइडिया से डील करना है। और हमने केसी को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि केसी कैन बी चेंज ओनली एंड ओनली बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर के अलावा दूसरा कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो उसे चेंज कर सकता हो। हाँ, अगर स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन का बदल दिया जाएगा तो मतलब हमने रिएक्शन ही बदल दी ना, तो उसका केसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो सकती है, ठीक है। चलो, ये हमारे पास था होमोजेनियस। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन में सबसे पहले देखा था एप्लीकेशन किसके लिए, होमोजेनियस रिएक्शन के लिए। और होमोजेनियस के अंदर भी पहला हमने किसको देखा था, होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन, और उनके अंदर हमने तीन केसेस देखे थे, एक डेल्टा एन जी जीरो था, एक डेल्टा एन जी लेस देन जीरो था, एक डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो था, ठीक। उसके बाद जो हमने देखा होमोजीनियस लिक्विड फेज रिएक्शन देखा। अब एक और रिएक्शन कौन सा बचा है अपने पास, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन जिनके अंदर कम से कम दो डिफरेंट तरीके के फेज मौजूद होंगे, ठीक है ना। तो अपने पास सेकंड वर्ड डालना है हेट्रोजीनियस रिएक्शन। सेकंड हमें जो पढ़ना है वो कौन सा है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। मुझे बताइए हेट्रोजीनियस रिएक्शन किनको बोलेंगे, जिनमें दो कम से कम डिफरेंट तरीके के फेज मौजूद हो, मतलब गैस हो उसके साथ सॉलिड भी आ जाए, लिक्विड भी आ जाए, मतलब सब एक फेज में नहीं होने चाहिए। तो लिख लेना इस लाइन को, रिएक्शन इन विच at least two different types of phases are present, reaction in which at least two different types of phases are present is known as, reaction in which at least two different types of phases are present is known as heterogeneous reaction, is known as heterogeneous reaction। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोल देते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अब इस हेट्रोजीनियस रिएक्शन के केस में रूल्स मैंने पहले ही बता दिया था, केसी और केपी का एक्सप्रेशन लिखते समय क्या सॉलिड और लिक्विड को कभी लेना है, कभी भी सॉलिड लिक्विड एक्सप्रेशन लिखते समय नहीं आएगा, बता दिया था मैंने इस चीज को। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए काम करना है। अब इसमें भी बेसिकली हमें तीन रिएक्शंस देखनी है जो मेन रिएक्शंस हैं। जैसे सबसे पहला है CaCO3 सॉलिड डिसोसिएट्स एंड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये रिएक्शन होमो हुआ कि हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्योंकि सॉलिड भी आ गया और गैस भी आ गया। तो इस रिएक्शन के लिए आप डेल्टा एनजी निकाल सकते हैं। क्या होगा डेल्टा एनजी, क्या होगा, प्रोडक्ट के मोल्स 1 + 0 - 0 तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 1, और रिएक्टेंट्स में गैसियस मोल्स कितने हैं, 0, तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो समझाने के लिए मैं करवा देता हूं, पर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें। मान लो A मोल है, ये खाली रहेगा स्टार्टिंग में, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ये A - x, तो ये कितना हो जाएगा x, और ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा यहां से। अब मुझे अगर पूछा जाए कि Kc का एक्सप्रेशन बताए तो मैं क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, और कुछ लिखा जाएगा क्या, क्या CaO आएगा कहीं पे, CaCO3 की कहीं पे आएगा नहीं। कंसंट्रेशन
केवल और केवल किस में लेना हमें, गैसियस का, तो क्या हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ CO2। और कंसेंट्रेशन क्या मुझे मोल्स मालूम है उसका, और मान लो V वॉल्यूम के कंटेनर में हो रहा है तो मोल्स अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो ये इसके Kc का एक्सप्रेशन हो जाएगा। हमसे अगर Kp का एक्सप्रेशन पूछे तो बताओ Kp इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। इसके अलावा कोई और चीज आएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के अलावा किसी और का प्रेशर आएगा नहीं, तो इसका मतलब Kp का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये समझ गए। अब देखो मेरा सवाल इसमें यह है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन अबव रिएक्शन। ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन में मोल फ्रैक्शन बताइए किसका, CO2 का। तो बताइए मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता था, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन निकालना है ना CO2 का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन N टोटल। ठीक है, तो बताओ CO2 का मोल्स कितना है, इसमें X है, और टोटल मोल कितने हो जाएंगे, पहले का A माइनस एक्स, दूसरे का X और तीसरे का X, तो कितना हो जाएगा X अपॉन A प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए जरा सा ध्यान से समझना इस चीज को। तो पार्शियल प्रेशर अगर मैं पूछूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो ये किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू टोटल प्रेशर को हम लोग PT से लिखते हैं ना बार बार, ये होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये बताइए मुझे, इस कंटेनर के अंदर जो टोटल प्रेशर डेवलप होगा वो किसकी वजह से होगा, इस सॉलिड के, इस सॉलिड के, कि उस गैस के, कि तीनों की वजह से, केवल गैस की वजह से। प्रेशर जो टोटल डेवलप होता है केवल किसकी वजह से होता है, गैस की वजह से। मतलब इसके अंदर का जो भी टोटल प्रेशर है वो किसका है, केवल CO2 का। मतलब जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वही टोटल प्रेशर है। समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूं, जो इसका CO2 का पार्शियल प्रेशर है वही क्या उसका टोटल प्रेशर भी है। और ये दोनों चीजें कब बराबर हो सकती हैं, जब x CO2 की वैल्यू कितनी हो, 1। ये दो चीजें कब बराबर हो सकती हैं, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना हो, 1। और जो हमने निकाला है वो कितना है, x अपॉन A प्लस एक्स। क्या ये 1 आएगा कि 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा ही आएगा। ये वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी आएगी। कोई नंबर है और उस नंबर में एक एडिशनल नंबर जोड़ के आप डिवाइड कर रहे हैं, 2 में 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 से तो छोटा ही आएगा। मतलब हमने गलत निकाला है कि सही निकाल दिया, ये जो निकाला है ये 1 से छोटा, ये गलत निकला है कि सही निकला है, गलत निकला है। तो क्या गलती हुई है हमसे, क्या गलती किया हमने इसमें, सॉलिड के मोल्स को भी हमने काउंट में ले लिया है। मैंने क्या बताया था, सॉलिड से हमें कोई मतलब नहीं होता। अगर हम केवल सॉलिड के मोल्स को यहां से हटा दूं तो केवल गैस के मोल्स को लूं तो गैस के मोल्स कितने हैं, x, और डिवाइड भी केवल गैस के मोल से करूं तो x, तो 1 आ जाएगा कि नहीं। समझ में आया गलती क्या है। तो कभी भी हमें हेट्रोजीनियस रिएक्शन मिले तो उसमें सॉलिड लिक्विड को कभी भी नहीं लेना है, केवल और केवल किससे डील की जाएगा, गैस से किया जाएगा। समझ में आया कैसे क्या गलती हो रही थी। तो ये जो हमने लिया है ये हमारे लिए क्या है, गलत है। और ये गलत क्यों है, क्योंकि ये A प्लस एक्स जो है ना, ये A प्लस एक्स नहीं होके यहाँ पे क्या होना चाहिए, केवल x होना चाहिए। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं इस चीज को, वी हैव टू टेक ओनली गैसियस मोल्स, वी हैव टू टेक ओनली गैसियस मोल्स। हमें केवल और केवल गैसियस मोल्स को लेना चाहिए, ना कि टोटल मोल को। तो वी हैव टू टेक ओनली गैसियस मोल्स। अब बताओ अगर ये हमने लगा दिया कंडीशन, तो अब क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 अगर मैं पूछूं तो ऊपर मोल्स ऑफ CO2 गैस का मोल्स, नीचे टोटल मोल्स और वो भी किसका, गैस का। तो केवल एक ही गैस है क्या, x, तो इसका मतलब x बाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो क्या अब हमारा ये वेरीफाइड हो गया ये चीज, और हमें ये भी समझ में आ गया कि जो Kp है वो Kp किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा क्या यही टोटल प्रेशर के भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये पार्शियल Kp इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल प्रेशर के ही बराबर, एंड दैट विल बी आल्सो नोन एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। समझ गए ना, लगा लीजिए से पूरा। ये गलती मैंने जानबूझ के करवाई ताकि हमें समझ में आए कि हमें पता तो चले कि हमें मोल्स केवल किसके लेने हैं, गैस के, सॉलिड को कभी भी शामिल नहीं करना है। तो ये गलत था और ये वाला हमारे लिए क्या है, अब सही है। ठीक है ना, 1 आना चाहिए था।
और यहाँ ब्रैकेट में लिखने के लिए इसके बारे में भी लिख लो, टोटल प्रेशर will be only due to CO2 gas. So पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होगा डेट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर। सही है ना? केवल CO2 की वजह से ही आना है प्रेशर इसके अंदर, गैस सॉलिड का तो लेना नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों बराबर होंगे तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो नोट तो मैंने पहले ही डलवा दिया था, कभी भी सॉलिड लिक्विड किसी गैस के साथ अपीयर होंगे तो उनका एक्टिव मास कांस्टेंट ले लिया जाता है और वो किसके बराबर होता है? 1 के। इसीलिए कभी भी वो एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं होते हैं। तो उस चीज को यहाँ ध्यान रखते हुए चलना है हमें। अगर हमसे Kp पूछा है तो Kp विल बी PCO2 एंड दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू द टोटल प्रेशर, और Kc पूछा है तो ऐसे निकल जाया करेगा। ठीक है? तो अगर ये गलती नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता है ना, इसलिए गलती करवाया मैंने पहले। ठीक है, इसके ऊपर देखो न्यूमेरिकल कैसे आएगा। जैसे अपने पास 3 रिएक्शंस हैं, एक एक करा के एक एक न्यूमेरिकल उनके ऊपर मैं करवा देता हूँ। जैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल लिखिए 1 kg ऑफ सॉलिड CaCO3, 1 kg ऑफ सॉलिड CaCO3, 1 kg of solid CaCO3 is taken in a closed container. 1 kg of solid CaCO3 is taken in a closed container of volume 80 liter. In a closed container of volume 80 liter at 727 degree centigrade. At 727 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, आगे हमें बोला if pressure at equilibrium is 6 atm. If pressure at equilibrium is 6 atm, then calculate और देखो कौन कौन से 3 पार्ट है, कैलकुलेट डैश करके लिख लेना। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट Kp एंड Kc, फर्स्ट पार्ट है Kp एंड Kc ऑफ द रिएक्शन
फर्स्ट पार्ट है Kp एंड Kc ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन यही है, नोट डाउन कर लेना रिएक्शन, उसके आगे CaCO3 सॉलिड डिसोसिएट्स इनटू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो पहला पार्ट है Kp एंड Kc ऑफ द रिएक्शन। सेकेंड पार्ट है वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, weight of calcium oxide solid formed at equilibrium, weight of calcium oxide formed at equilibrium। और थर्ड पार्ट बोला इस इक्वेशन का परसेंट डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 solid at equilibrium, परसेंट डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 सॉलिड एट इक्विलिब्रियम। ये तीन पार्ट करने हैं इस क्वेश्चन के, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दिया हमें 1 kg लिया जाता है CaCO3 का। देखो ये प्रॉब्लम है हेट्रोजीनियस का, हेट्रोजीनियस में जो भी सवाल लगाना है उनके लिए क्या सॉलिड का कोई यूज कर पाएंगे हम लोग लिखते समय? नहीं, केवल और केवल काम किससे होगा? गैस की हेल्प से ही काम होता है, ठीक ना। रिएक्शन को लिख लें पहले, CaCO3 solid dissociate and gives CaO solid plus CO2 गैस, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में दिया उनको नोट डाउन कर लो साथ साथ में। क्या दिया उसने? वॉल्यूम कितना दिया इसने? 80 लीटर, इसको हमेशा साइड में लिख लिया करो। टेम्परेचर कितना दिया उसने? 1000 केल्विन, 727 डिग्री का मतलब कितना? 1000 केल्विन। और इसका 1 kg दिया है क्या? तो 1 kg से काम बनेगा कि मोल्स में काम बनेगा? मोल्स में। तो 1 kg को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे? मास कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। 1 kg मतलब कितना? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई CaCO3 का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होता है? 100, 40, 12, 16 3 जा 48, तो कितना आएगा टोटल? 100। तो इसका मतलब इसका कितना मोल्स हमको दिया है? टोटल 10 मोल्स दिया है, ठीक है। ये समझ पाए हम लोग पहले। 1 kg मतलब 10 मोल्स। तो ये शुरू में कुछ भी अमाउंट नहीं रहेगा। अब इक्विलिब्रियम पे जब जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस एक्स, ये कितना बनेगा? x, और ये भी कितना बनेगा? x बन जाएगा, ठीक है। अब हमें पहले क्या निकालना है? Kp और Kc। क्या निकालना है? Kp और Kc। तो देखो जरा सा, Kp निकालना हो या Kc निकालना हो, पहले मैं Kp के लिए बात करूंगा तो Kp इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और तो कुछ नहीं आएगा ना। अब मुझे बताओ क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्वेश्चन में हमें मालूम है? क्वेश्चन में हमें बोला है इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 6 atm। वो जो टोटल प्रेशर 6 atm होगा वो किसकी वजह से होगा? CO2 की वजह से ही होगा ना, बाकी किसी की वजह से नहीं है। तो क्या हमको मालूम चल गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज नथिंग बट द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। समझे क्या इस बात को? तो इसका मतलब है जो PCO2 है दैट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो क्या पहले पार्ट का आंसर खत्म हो गया? क्या हो गया? 6 atm। मतलब क्वेश्चन में ये आंसर था अपने पास, बस हम समझ जाते तो। समझ रहे क्या? तो उसने हमें बोला था कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 6 atm है, इसका मतलब Kp की वैल्यू ही कितनी हो गई? 6। अब देखो सेकंड Kc निकाल सकते हैं क्या? Kc के लिए मैं क्या अप्रोच लगा दूं? Kc के लिए मेरे पास एक इक्वेशन होता ही है हमेशा, कौन सा? Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। क्योंकि अगर मैं Kc का एक्सप्रेशन x अपॉन v लिखूंगा तो मुझे x मालूम होना चाहिए, लेकिन x हमें अभी मालूम नहीं है। x मालूम रहता तब लिखते ना। तो मैं इस अप्रोच को तो लगा ही सकता हूं निकालने के लिए, तो यहां लगा दो अप्रोच। तो बोलो Kp की जगह पे कितना रख दे? 6 इज इक्वल टू Kc अननोन है, R की जगह पे कितना ले लूं? 0.08 ले लिया जाए। टेम्परेचर 1000 दिया है ना, तो 0.08 ले लेते हैं। और डेल्टा Ng कितना होगा? ये दिख ही रहा है, 1 प्लस 0 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा? 1 ना। तो डेल्टा Ng कितना हो गया? 1। तो क्या यहां से Kc की वैल्यू मिल गई? क्या हो जाएगा Kc? 6 अपॉन 80 ना, 80 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई होके। 6 अपॉन 80 को और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं मैं? 3/40 ना। तो ये हम 3/40 भी लिख सकते हैं। क्या हमारा ये दो पार्ट समझ, पहला पार्ट समझ में है? दिस इज और फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था, क्या निकालना था? Kp और Kc। समझ गए हम लोग। अब देखो सेकेंड पार्ट में हमें बोला है क्वेश्चन में क्या निकालिए? वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम।
मुझे बताओ अगर किसी का वेट निकालना है, इसका वेट निकालना है ना, तो अगर इसका मोल्स मिल जाए तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास मिल जाएगा, क्योंकि मोल्स बराबर होता ही क्या है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स इनटू मोलर मास। तो अगर मुझे इसका मोल्स मिल जाए, अगर ये x मिल जाए तो x मिलते ही क्या मैं निकाल सकता हूं कि नहीं उसका, तो ये x कैसे निकाला जाए, x के लिए क्या अप्रोच लगाया जाए, क्या मैं पीबी इक्वल टू एनआरटी लगा दूं, या जो तू केसी वाला बताया वो भी कर सकते हैं ना, वो भी एक अच्छा अप्रोच है। पर बार बार केसी हम लोग नहीं निकालेंगे इसमें, खैर मैंने कैलकुलेट करवा दिया, एक अप्रोच अच्छा बता रहे हैं। केसी इज इक्वल टू पता है ना 3/40 एंड दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू, देखो केसी इज इक्वल टू क्या था, हमारे लिए केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, यहां से केसी क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 लिखते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू x अपॉन v, ये लिखते। और केसी की वैल्यू कितनी दी है 3/40, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन वॉल्यूम कितना दिया 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, समझे क्या, तो x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, ये समझ पाए हम लोग। तो हम लोग इससे भी निकाल सकते थे, या अल्टरनेटिवली, क्योंकि बार बार देखो अभी तो मैंने ये सिंपल आपको एक दिया, अगर मैं आपको 6 गैस दे दूं इस साइड में, मान लो 6 गैस दे दूं और कोएफिशिएंट किसी का 2 किसी का 4 किसी का 3 कर दूं, तो फिर x के पावर में भी आने लगेगा, तो x के पावर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, तो फिर निकालने में भी दिक्कत होगी। x के पावर 5 आ गया, और मान लो x के पावर 5 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 3/40 है, तो x सॉल्व करते रहो बैठ के, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे बचने का तरीका होता है क्या, अप्लाई कर दो आइडियल गैस इक्वेशन। गैस है ना अपने पास, इस गैस का मोल्स भी पता है हमें, कितने मोल्स हैं x मोल, तो और इस पे मुझे प्रेशर भी पता है, इसका टेम्परेचर भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो क्या मैं लगा सकता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं दूसरा तरीका, ये एक हो गया तरीका लगाने का। सेकंड, इसी अप्रोच को हम लोग अल्टरनेटिवली ऐसे कर सकते थे, तो ये वाला जो दूसरा वाला मैं अप्रोच बता रहा हूँ इसको हम लोग ज्यादातर फॉलो करेंगे, ठीक ना। पहले वाले में दिक्कत समझे क्या होगी, x के पावर अगर आ जाएगा तब दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं थी। अब मैं अल्टरनेटिवली क्या करता हूँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो लगा ही सकता हूँ मैं, तो अगर मैं ये गैस पे ही लगेगा, सॉलिड पे तो लगता नहीं है, तो प्रेशर ऑफ CO2 इंटू वॉल्यूम तो सबके लिए सेम होगा, इज इक्वल टू मोल्स भी किसका लेना पड़ेगा, CO2 का इंटू R इंटू T। तो क्या प्रेशर ऑफ CO2 मालूम है हमें 6, इंटू वॉल्यूम मालूम है क्या 80, मोल्स ऑफ CO2 हमारे क्वेश्चन के हिसाब से x है, मोल्स ऑफ CO2 हमारे लिए कितना है x है, तो अभी मैं उसको मोल्स ऑफ CO2 ही लिखता हूं, हमारे लिए x है ना, या x लिख दूं क्या इसे, मोल्स ऑफ CO2 कितना है x इंटू R की जगह पे 0.08 इंटू टेम्परेचर 1000, तो ये देखो फिर से कट जाएगा क्या, कटेगा, तो x की वैल्यू फिर से कितने दिख रही है 6, ऊपर से भी तो यही आ रहा था, तो ये ज्यादा इजी होगा। अगर पावर ओवर वाले आएंगे, किसी एक गैस को पकड़ो उसके ऊपर अप्लाई कर दो, समझ रहे क्या, तो ज्यादा इजी हो जाएगा ना ये काम। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर 6 आ गई, अब मुझे बताओ अगर x की वैल्यू 6 आ गई, CO2 के 6 मोल बनेंगे, तो CaO के कितने मोल बनेंगे 6 ही बनेंगे, क्योंकि इसके अगर एक 1:1 में है ना, तो इसके x बनेंगे तो इसके भी x बने, तो क्या इसके मोल्स मिल गए, मतलब बेसिकली मोल्स ऑफ CaO अगर मैं पूछूं फॉर्म्ड कितना बना है, तो मोल्स ऑफ CaO कितना बना है 6, और अगर मैं ये पूछ लूं कि CaCO3 का कितना खत्म हुआ है, तो भी 6 ही होगा, यही तो खत्म हुआ है, 10 पहले थे और खत्म होने वाला कितना है x, तो मतलब कितना खत्म हुआ है 6, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ CaCO3 डिसोसिएटेड, मोल्स ऑफ CaCO3 डिसोसिएटेड भी पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये समझ पाए हम लोग। अब हमें क्या निकालना था, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यहां लगा दो इस साइड देख, पहला सेकंड पार्ट का वेट निकालना है किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का, तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इंटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो वेट ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना आया है 6 इंटू मोलर मास कितना आएगा इसका 56, कैल्शियम का 40 और इसका 16, तो ये जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 336 ग्राम ना, सही कह रहा हूं, क्या आंसर मिल गया सेकेंड पार्ट का। क्या समझे, अगर कभी सॉलिड का मास निकालना है तो हमें पहले गैस का मोल्स निकालना है, उस गैस के मोल की हेल्प से सॉलिड स्टाइचियोमेट्री को कंपेयर करना है और हमें सॉलिड का मोल पता करना है। अच्छा अगर सपोज करो यहाँ पे 3 लगा होता तो ये कितना हो जाता 3x, मतलब इसके 18 बन जाते, 5 लग जाएगा तो 15 बन जाते, कर सकते हैं ये, समझ पाए। चलो तो ये हो गया, और लास्ट एक और थर्ड पार्ट था हमारे लिए क्या, परसेंट डिसोसिएशन। तो देखो परसेंट डिसोसिएशन का मीनिंग क्या समझते हैं आप, मान लो आपको
एग्जाम हुआ है 500 नंबर का और आपके 200 नंबर आए, तो मैं पूछूं कितना नंबर आपने पाया, तो आप क्या करते हो, जितना नंबर पाया ऊपर रख देते हो 200 नंबर, और कितने में से पाए थे 500 में से, तो उससे डिवाइड कर देते हो और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। अब मैं पूछ रहा हूं परसेंट डिसोसिएशन, इसका मतलब क्या होगा, कितना डिसोसिएट हुआ ऊपर रख दूं और कितने में से डिसोसिएट हुआ उसको नीचे रख दूं और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से। समझ गए, मतलब परसेंट डिसोसिएशन का मतलब होता है क्या, डिसोसिएटेड मोल्स, पहले एक बार लिख दें इसे, मान लो जरूरत पड़ेगी ना फॉर्मूले टाइप में, तो हमारे लिए क्या हो गया ये, डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स, क्या हो जाएगा, डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स और इनटू क्या हो जाएगा 100, ये हटा दो क्या, ये लिख लोगे ना, ये तो इंटू 100 हो जाएगा अपने लिए, इंटू 100, ये लिख देता हूँ, ये क्या था अपने पास CaCO3 का सॉलिड था, ठीक है ना। तो इसमें अब बस आप अप्लाई कर दो, डिसोसिएटेड मोल्स मिल चुका है क्या, 6 अपॉन इनिशियल कितना था 10 और मल्टीप्लाइड विथ 100 तो कितना आ गया 60% आंसर। क्या हम कर पाए तीनों सवाल आसानी से, लगा लो इसे ना। वे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बार बार इसी तरीके का पूछेगा इसमें ना, बस डेटा क्या बदलेगा, ये 1 kg के जगह कुछ और अमाउंट दे देगा और प्रेशर 6 की जगह पे कुछ और कर देगा, इसके अलावा कोई वेरिएशन इसमें, वॉल्यूम चेंज कर सकता है, टेम्परेचर चेंज कर सकता है, लगाने का फॉर्मेट यही रहेगा बस, ठीक है ना, लगा लो। अभी आएगा, अभी 2 गैस वाला भी केस लूंगा ना मैं, हाँ 2 गैस का लेगा तो 2 गैसे का पार्शियल प्रेशर जोड़ना पड़ेगा। हाँ, अभी 2 गैस वाला ले रहा हूँ ना केस अगला, तब वो दोनों का अलग अलग भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उनके स्टैचोमेट्री रेशियो के ऊपर। लगा लो इसे आराम से, अब समझ रहे हैं ना इसे। पंजाब है क्या, झूठा है, दिख रहा है। (4:30) से आज करवाता हूँ, ठीक है ना, 4:30 डिस्कस पेपर का, जेई मेंस वाला और वो वाला डिस्कस करते हैं 4:30 से। 4:30 से आधे घंटे में हो जाएगा, 5 बजे, 5 से 6 मेरा उधर रहता है ना, अंकित सर नहीं लेते ना 5 से 6 में, तो मैं ले लूंगा। हम्म, ये वाली तो इसी टाइम पे चलेगी ना, अरे डिस्कशन कह रहा हूँ 4:30 से, 4:30 से 5 आधे घंटे सफिशिएंट है। हाँ तो तुम पूछते रहना ना, देखो कितना टाइम जाता है तुम्हारे सवालों में, आधे घंटे में नहीं हो जाएगा बता रहे हैं। तो ये पढ़ा भी कौन रहा है, हुँ? ये भी तो देखो, किसके क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन कौन पढ़ा रहा है उस पर डिपेंड करता है ना। हाँ बताओ क्या कह रहे हैं, हाँ क्या बोल रहा है तू, पहले उधर लिखो फिर इधर आओगे ना। हाँ वो सेकंड पार्ट को ही कंटिन्यू किया ना मैंने, वहां से यहाँ पे कंटिन्यू किया ना। तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इतना नहीं समझ पाते, इसको हटा दो यहाँ से, बुरा लग रहा हो तो, अब वहां से समझ जाएगा अब कि वो यही पार्ट कंटिन्यू है।
हो गया। क्वेश्चन तो हटा दो, ये तो लिख लिया है ना, ये हो चुका है अपना। ये टफ है कि आसान है चैप्टर? आसान है लगते तो नहीं है, लेकिन तुम लोगों से हैं लग रहे हैं पूरे। बुकलेट हो रहा है पूरा सॉल्व? कब हो रहे हैं वो? हैं? ये कर लिया इधर वाला? चलो ये भी हो गया होगा मेरे हिसाब से। हाँ ये सब आएगा ना। डीपीपी आ रहा है ना रोज, डीपीपी रोज एक्टिवेट हो रहा है, देखोगे तब तो तुम लोग। वाईफाई का टाइम लिखा गया है कितने बजे से चलता है वाईफाई? हाँ। तो ये सब ऊपर जाके बोलो, मुझे नहीं पता है ना। चलो नहीं। चलो सेकंड रिएक्शन देखो, ये पहला रिएक्शन था जो तुम अभी बोल रहे थे ना, दो गैस आ जाएंगे, तो अब दो गैस वाला भी ले लेते हैं। एक गैस आएगा तो ठीक है अपने पास, एक गैस वाला वही स्टैंडर्ड एग्जांपल है। दो गैस वाला प्रॉब्लम क्या है देखो, सेकंड आएगा, अगर सेकंड जो इसके स्पेशल एग्जांपल है NH4HS सॉलिड डिसोसिएट एंड गिव्स NH3 गैस प्लस H2S गैस। क्या आ गया? दो गैस यहाँ पे आ गया ना। अब बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा एनर्जी क्या होगा? ठीक है, तो 1 + 1 कितना, 2 - 0 कितना हो जाएगा? 2। ये ठीक है, ठीक है ना, ये 2 हो जाएगा। अब बोलो अगला स्टेप क्या लिखते हैं हम लोग, इसका ये मोल मान लो, तो उस समय NH3 और H2S के कोई भी मोल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टेप A - x, तो यहाँ पे x और यहाँ पे x होने वाले हैं, ठीक है ये। अब बताओ Kc क्या लिखोगे? Kc = क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ NH3, पहले कंसंट्रेशन के टर्म्स में, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S। अब ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ? x/v इंटू x/v, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना, ये क्लोज कंटेनर में ही होगा ना V वॉल्यूम के। और Kp क्या लिखोगे बोलो? Kp = पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 के पावर 1 ही रहेगा, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। कोई पावर आएगा क्या किसी पे? नहीं, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 1 है, ठीक है। अब बोलो मुझे, अब जरा मुझे बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 अगर मुझे निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इंटू टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्या NH3 का? NH3 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल्स ऑफ NH3 ऊपर और नीचे टोटल मोल्स। तो ऊपर कितना लेंगे हम लोग? x अपॉन कितना लोगे बोलो? हाँ 2x, मतलब x + x लेंगे। इसको लेना है क्या? सॉलिड को लेने की जरूरत हमें नहीं है, तो ये सॉलिड वाले पार्ट से हमें कोई भी मतलब नहीं होता। तो कितना हो जाएगा? x इंटू टोटल प्रेशर। तो ये बताइए कितना आ जाएगा? ये जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे लिए? PT/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S अगर मैं पूछूं तो वो भी क्या आएगा बताओ? मोल्स ऑफ H2S इंटू PT। तो अगर वो PT/2 था तो ये भी तो PT/2 ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा? x/x + x इंटू PT, मतलब दैट विल बी ऑल्सो PT/2, ठीक है। तो अब मुझे बताओ Kp का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? Kp = क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। तो PT/2 रख दो पहले की जगह पे, इंटू दूसरी की जगह पे भी PT/2, तो इसका मतलब कितना आ गया? PT²/4। तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर मालूम हो जाए तो क्या हम Kp निकाल सकते हैं तुरंत? आई बात समझ में? अगर इक्विलिब्रियम पे प्रेशर मालूम हो जाएगा तो हम लोग चाहें तो Kp को तुरंत निकाल सकते हैं। समझ गए इस बात को? और अगर ये इक्विलिब्रियम, अब इसको मैं दूसरे टेक्निक से अगर समझाऊं, मुझे बताओ अगर मान लो टोटल 50 ATM का प्रेशर है, कितने का? 50 ATM, तो उसमें NH3 का कितना प्रेशर होगा और H2S का कितना प्रेशर होगा? टोटल 50 ATM का प्रेशर है अगर इक्विलिब्रियम पे, तो दोनों की वजह से कितना कितना होगा? 25-25 ATM होगा, क्योंकि इसका भी PT/2 आएगा, इसका भी आधा आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के मोल्स भी क्या है? 1:1 में ना। अगर ये मोल्स चेंज होता तो प्रेशर भी उसी रेशियो में चेंज होता। अगर देखो हमारे पास होता है PV = nRT होता है अपने पास, तो अगर हमारा चेक करो अगर जरा यहां से, तो प्रेशर को, प्रेशर बोल रहा हूं, अगर
कंसेंट्रेशन, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोल्स के। तो अगर इसका x मोल है तो इसकी वजह से जो प्रेशर आएगा उसके x मोल की वजह से उतना ही प्रेशर आएगा। मतलब इसकी वजह से अगर प्रेशर P मान लो, मैंने मान लिया, तो इसकी वजह से भी प्रेशर कितना आएगा? P आएगा। और ये P प्लस P मिलके किसके बराबर होंगे? टोटल प्रेशर के बराबर। बोलो, ये बात समझेंगे हम? तो यहां से अगर मैं P पूछूं तो P की वैल्यू क्या आती? PT/2। तो क्या ये सब भी करने की जरूरत थी हमें? नहीं। समझ गए हम लोग कितना आना है पार्शियल प्रेशर? PT/2। और दूसरे गैस की वजह से भी पार्शियल प्रेशर कितना आना है? अगर उसका PT/2 आया तो यहाँ पे PT/2, और इसकी वजह से भी क्या? PT/2। तो अगर मुझसे पूछ लेता कि Kp की वैल्यू बताइए तो क्या करता? PT/2 इंटू PT/2। टोटल प्रेशर मुझे क्वेश्चन में दे देगा, तो सवाल लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? हाँ, क्या थीम समझ में आया? कोई भी सॉलिड वाला क्वेश्चन जब भी आएगा हेट्रोजीनियस का, तो उसमें करना क्या रहेगा? हमेशा हमें सबसे पहले गैस से डील करना रहेगा। किससे डील करेंगे? गैस से, या फिर उसके केपी के एक्सप्रेशन से। केपी एक बार मिल जाएगा तो केसी तो मिल ही जाएगा। और एक और चीज कि अगर किसी सॉलिड के बारे में कुछ कैलकुलेशन हमसे करवाना चाहेगा तो हमें किसको यूज करना है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। और उस पीवी इक्वल टू एनआरटी की हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? गैस के कितने मोल्स होंगे, और उस गैस की मोल्स की हेल्प से स्टाइचियोमेट्री लगा के सॉलिड के मोल्स के बारे में पता कर लेंगे। इस चीज को लिखवा दूं, नोट बना के इस चीज को लिख लीजिए नीचे। इस बात को लिख लो पहले नीचे। ये लिख लिया क्या? ये पहले नोट बना के लिख लो उस चीज को, फिर उसके बाद उतार लेना। नोट बना के इस चीज को नोट कर लीजिए, है ना, कि all heterogeneous reaction should always deal with Kp और गैस। ऑल हेट्रोजीनियस रिएक्शन शुड ऑलवेज डील विथ Kp और गैस। या तो Kp से उसको डील करो या गैस से, क्योंकि इजी होता है ना उससे करना। Kc से थोड़ी तकलीफ बढ़ सकती है। और एक और चीज नीचे एक और पॉइंट बना के लिख लेना, दूसरा पॉइंट, यूज Pv इज इक्वल टू एनआरटी। यूज Pv इज इक्वल टू एनआरटी। यूज Pv इज इक्वल टू एनआरटी फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैस, for calculation of moles of gas, and using stoichiometry, and then using stoichiometry for calculation of moles oblique amount कर लेना, using stoichiometry for calculation of moles oblique amount of solid or liquid, using stoichiometry moles oblique amount of solid or liquid in heterogeneous reaction। क्या मतलब है? Pv इक्वल टू एनआरटी लगाओ, गैस के मोल्स पता करो, और फिर स्टाइचियोमेट्री का रोल लगाओ, और स्टाइचियोमेट्री से क्या पता करो? सॉलिड या लिक्विड के कितने मोल्स होंगे। अब इसको लिख लो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग कल की क्लास में लेंगे, ठीक है ना? यहीं से बताऊंगा न्यूमेरिकल कैसे लेना है।